नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल संपूर्ण हिंदी ज्ञानधारा पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हमारी इस वीडियो में हम जो है जानेंगे कि किस प्रकार से हमारी जो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास है वो होता है। इससे पहले जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने देखा कि जो हिंदी का विकास कैसे धीरे धीरे होता हुआ चला गया। पहले जो प्राचीन हमारी आर्य भाषाएं थी उनमें उसका किस प्रकार से उद्भव होता है वो हमने पीछे की वीडियो में जाना, जिसमें लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत और जो उसके बाद की जो भाषाएं हैं उनके बारे में हमने पीछे की क्लासों में विस्तार से जाना। तो जो आज की हमारी जो क्लास है वो रहने वाली है, इसमें हम जानेंगे कि जो पाली के बाद की जो भाषाएं हैं, प्राकृत है, अपभ्रंश है और जो हमारी हिंदी की बोलियां हैं, उपभाषाएं हैं, उन सबको इस क्लास में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे आज की इस क्लास में, देखते हैं। सबसे पहले अगर हम हिंदी का भाषा का उद्भव और विकास के बारे में जो बात करते हैं, तो जब सबसे पहले बात आती है पाली और प्राकृत, जो है इसमें मेन है पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ये जो मध्यकालीन आर्य भाषाएं इसमें चली हुई हैं। इससे पहले हमने जो है हमारी जो प्राचीन जो भाषाएं थी जिसमें वैदिक और लौकिक संस्कृत के बारे में हमने विस्तार रूप से जाना था। तो अब हम देखते हैं इसमें कि जो प्राकृत है, प्राकृत की जो उत्पत्ति है वो किससे मानी गई है। हम बात करें, प्राकृत की उत्पत्ति सबसे पहले संस्कृत से मानी गई है। संस्कृत से ही निकली हुई ये भाषा है प्राकृत। ठीक है, प्राकृत का अर्थ है प्राक प्लस में अर्थ, प्राक प्लस अर्थ, मतलब कि जो पहले से ही बनी हुई हो। ठीक है, पहले से ही बनी हुई भाषा प्राकृत। ठीक है, प्राक और कृत। ठीक है, प्राकृत देखते हैं, प्राक और कृत। देखिए जो इससे क्या है, प्राकृत का अभिप्राय क्या हुआ, जो पहले से ही बनी हुई है। ठीक है, पहले से ही बनी हुई। तो प्राकृत की जो उत्पत्ति मानी गई है वो संस्कृत भाषा से मानी गई है। इसके बाद अगर हम बात करें, भरतमुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में मुख्य रूप से 7 प्राकृत को स्थान दिया है। जो भरतमुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 7 प्राकृत भाषाओं को स्थान दिया है, उनका अगर हम जिक्र करें तो जो सबसे पहली है वो है मागधी, अवंतिजा, प्राच्या, शूरसेनी जिसको शूरसेनी नाम से जाना जाता है, अर्धमागधी, बाहलिक और महाराष्ट्री। ये 7 भाषाएं हैं प्राकृत भाषाएं, जो भरतमुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में इनको स्थान दे रखा है। ठीक है, वररुचि ने, ये महत्वपूर्ण है, वररुचि के प्राकृत प्रकाश में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। हमसे पूछा जाएगा कि जो वररुचि का प्राकृत प्रकाश है उसमें किस भाषा का जिक्र किया गया है, तो हमें याद रखना है कि प्राकृत भाषा का इसमें जिक्र किया गया है। ठीक है, आगे है, वररुचि ने प्राकृत प्रकाश में प्राकृत के 4 भेद बताए हैं, महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी और शोरसेनी। भरतमुनि ने कितने भेद बताए थे, जो इसकी भाषाएं मानी है 7 जो भाषाएं हैं प्राकृत, 7 प्राकृत हैं, उनको स्थान भरतमुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में दिया है। और वररुचि ने 4 जो भेद कौन कौन से बताए हैं प्राकृत के, महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी और शोरसेनी। ठीक है, तो आगे देखते हैं, हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। ये अनेकों बार हमारे से स्टेट हो चाहे नेट हो, जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम है हमारे हिंदी से संबंधित, उसमें ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है कि जो प्राकृत का पाणिनि है वो किसे कहा जाता है। तो हमें याद रखना होगा कि जो हेमचंद्र है उसको प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। ठीक है, हेमचंद्र को। और इसमें देखते हैं कि हमने क्या क्या जाना कि जो प्राकृत की उत्पत्ति है वो संस्कृत से होती है, और प्राक प्लस कृत जो पहले से बनी हुई उसको प्राकृत कहेंगे। भरतमुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 7 प्राकृत मानी है, मागधी, अवंतिजा, प्राच्या, शूरसेनी, अर्धमागधी, भालिक और महाराष्ट्री। वररुचि के जो प्राकृत प्रकाश है उसमें प्राकृत भाषा का वर्णन किया गया है। जो वररुचि ने प्राकृत प्रकाश में कितनी वो मानी है, उसके 4 भेद माने हैं प्राकृत के, महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी और शोरसेनी। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा गया है। इसके आगे हम बात करते हैं, हेमचंद्र ने प्राकृत व्याकरण में प्राकृत भाषा के 3 भेद बताए हैं। जो इनका एक ग्रंथ है
ये याद रखेंगे। प्राकृत व्याकरण किसका ग्रंथ है? हेमचंद्र का। तो उन्होंने प्राकृत भाषा के तीन कौन कौन से भेद माने हैं? उन्होंने तीन भेद माने हैं, अर्धमागधी, चूलिका पैशाची और अपभ्रंश। ठीक है, चूलिका पैशाची और अपभ्रंश। आगे देखते हैं, हेमचंद्र ने द्वयाश्रय काव्य की रचना भी की है। ये हमसे पहले भी बहुत बार पूछा गया है कि जो द्वयाश्रय काव्य है उसकी रचनाकार कौन है? तो हेमचंद्र है। द्वयाश्रय काव्य की रचनाकार कौन है? तो हेमचंद्र। हेमचंद्र की चूलिका पैशाची को आचार्य दंडी ने भूत भाषा कहा है। ठीक है, तो जो हेमचंद्र की चूलिका पैशाची ग्रंथ है उसको जो है भूत भाषा किसने कहा है? तो आचार्य दंडी ने कहा है। ये हमारे भारतीय काव्य शास्त्र के आचार्य हैं, आचार्य दंडी। इन्होंने जो है हेमचंद्र की जो भाषा है चूलिका पैशाची है उसको भूत भाषा नाम दिया। प्राकृत भाषा में जैन साहित्य लिखा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। हमसे पूछेगा कि प्राकृत भाषा में कौन से साहित्य को लिखा गया? जैन, बुद्ध। तो हमें याद रखना होगा कि जो है जैन साहित्य इसमें प्राकृत में लिखा गया। अगर हम पाली की बात करते हैं तो जो पाली में रचनाएं हुई थी, तो पाली में कौन सा साहित्य लिखा गया था? तो पाली में महात्मा बुद्ध का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो उसमें बौद्ध साहित्य, पाली में बौद्ध साहित्य लिखा गया है। ठीक है, तो ये हमें याद रखनी होगी, बौद्ध। ठीक है, पाली में बौद्ध साहित्य और प्राकृत में जैन साहित्य लिखा गया था। इसके बाद आती है बात अपभ्रंश की। ठीक है, देखिए अपभ्रंश। अपभ्रंश को, जिसको अगर हम बात करें तो प्राकृत की तीसरी अवस्था, ठीक है, क्या प्राकृत की तीसरी अवस्था भी माना गया है। ठीक है, अपभ्रंश को, जो प्राकृत है उसको द्वितीय अवस्था और अपभ्रंश है उसको तृतीय अवस्था। अपभ्रंश को मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच की कड़ी माना है। जो हमारी अपभ्रंश है उसको मध्यकालीन जो हमारी भारतीय आर्य भाषाएं हैं, ठीक है, जिसमें पाली, प्राकृत और अब ये अपभ्रंश है, वो और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी माना गया है। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रामाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। ठीक है, जो हमारा अपभ्रंश शब्द का प्रमाणिक है, स्रोत है, सबसे पहले वो प्रयोग कहाँ मिलता है? तो पतंजलि के महाभाष्य में इसका प्रयोग मिलता है। अपभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में देखने को मिलते हैं। जो अपभ्रंश भाषा के सबसे प्राचीन उदाहरण हैं वो हमें भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में दिखाई पड़ते हैं, और जो सबसे पहला प्रामाणिक प्रयोग है वो जो हमारे पतंजलि के महाभाष्य में इसका दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद ये कोटेशन बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी अपभ्रंश के बारे में क्या लिखते हैं? तो अपभ्रंश नाम पहले पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता घोसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि माना है। ठीक है, तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा कि जो अपभ्रंश नाम हमें सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो जो वल्लभी के राजा हैं धारसेन द्वितीय के जो शिलालेख हैं वहां पे हमें कुछ अवशेष या जो उनके नमूने हमें मिलते हैं कि वहां पे अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया गया है, और जो उनके पिता घोसेन को उन्होंने तीनों जो भाषाएं हैं, संस्कृत है, प्राकृत है और अपभ्रंश, इन तीनों का कवि भी माना है। ठीक है, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को अणय अणय भाषा कहा। ठीक है, ये देखिए किशोरीदास वाजपेयी ने नय नय भाषा भी कहा है। ठीक है, किशोरदास वाजपेयी, तो ये भी हमें याद रखनी होंगी। इस जो स्लाइड में महत्वपूर्ण है वो है कि जो अपभ्रंश को मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं और जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं उसके बीच की कड़ी माना गया है। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहला प्रमाणिक स्रोत है वो पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। अपभ्रंश का अगर सबसे पहले उदाहरण की बात करते हैं तो वो उदाहरण हमें भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में मिलता है। जो भरतमुनि हमारे भारतीय काव्य शास्त्र में जो है उसके जो जनक हैं वो माने गए हैं, जो दूसरी सदी इनका समय माना गया है। तो इनका एक ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, तो उसमें हमें अपभ्रंश के सबसे पुराने जो प्राचीन उदाहरण है वो उसमें हमें दिखाई देते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि अपभ्रंश नाम सबसे पहले वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख से हमें मिलते हैं, जिसमें उसने अपने पिता घोसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को नय नय भाषा कहा है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं अपभ्रंश के अंदर जो ध्वनियां हैं उनका वर्णन। जो अपभ्रंश के अंदर ध्वनियां हैं उसमें जो ह्रस्व स्वर हैं
वो 5 बताए गए हैं। ए, ई, उ, ए और ओ। ठीक है, ए, ई, उ, ए और ओ। तो ये कितने हैं? 5। ठीक है, 5 इनकी संख्या ह्रस्व स्वर की। और दीर्घ स्वर भी 5, आ, ई, उ, ए और ओ। ठीक है, तो स्वर कितने हो गए इसमें? अगर हम बात करें हैं तो कुल मिलाकर 5 और 5 10। ठीक है, 10 इसमें स्वर हैं। और अगर अब हम बात करते हैं ब्रज भाषा में व्यंजन। व्यंजन देखिए, कंठ से जो ध्वनि निकलती है क, ख, ग, घ, उनकी संख्या मानी गई है 4। ठीक है, ड को इन्होंने स्थान नहीं दिया, क, ख, ग, घ, ड। ड को इन्होंने कंठ में स्थान नहीं दिया है, चारों को ही माना है। तालव्य की बात करें, च, छ, ज, झ, इसमें भी इन्होंने 4 को ही स्थान दिया है। ठीक है, मूर्धन्य ट, ठ, ड, ढ, ण, इसमें इन्होंने 5 को स्थान दिया है। दंत की बात करें, त, थ, द, ध, न। ठीक है, तो इसमें भी 5। 10 हमारे स्वर हो गई थी। और कंठ, तालव, मूर्धन्य, दंत, इसमें 4 4 5 5 इनको स्थान दिया गया है। आगे देखते हैं, ओष्ठ प, फ, ब, भ, म, इसमें भी 5 5 को रखा गया है। अंतस्थ व्यंजन है, इनको याद रखेंगे। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? तो 5 माने गए, य, र, ल, व, श। ठीक है, ये हमारे नेट में भी पूछा गया था कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 5 है, इनको हम याद रखेंगे। और इसमें उसमें जो व्यंजन है उसमें 2 को स्थान दिया गया है। वैसे उसमें व्यंजन है, अगर हम बात करते हैं श, श और श और है, 4 हैं, लेकिन यहाँ 2 को ही स्थान इन्होंने दिया है, स और है को। ठीक है, कुल मिलाकर व्यंजनों की बात है वो है 30 व्यंजन है। और अगर हम बात करते हैं स्वर, तो स्वर कितने माने थे इन्होंने? ह्रस्व और दीर्घ करके कुल 5 5 10। ठीक है, 10 इन्होंने स्वर माने हैं और 30 व्यंजन। कुल मिलाकर कितने हो गए? तो 40। ठीक है, स्वर और व्यंजनों की संख्या अब ब्रज भाषा में 40 मानी गई है। पाली में पहले कितनी थी? जो घटती हुई क्रम में आई थी पहले थी, जैसे बात करते हैं 52, फिर 48, फिर और 41, ऐसे घटते हुए क्रम में चलती हुई है। अब ब्रज में इनको 40 पे हम देख रहे हैं कि 25 जो है 30 हमारे यहाँ व्यंजन है और 10 इसमें स्वर माने गए हैं। अब ब्रज भाषा की महत्वपूर्ण विशेषताएं, इस पे हम बात करते हैं। अब ब्रज को उकार बहुला भाषा कहा गया है। अब ब्रज में 2 वचन है। ठीक है, एक वचन और बहुवचन, 2 ही लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो ये इसकी विशेषता है कि जो अपभ्रंश को उकार बहुला कहा गया है और अपभ्रंश में 2 वचन है, 2 ही लिंग है। ठीक है, अववट अपभ्रंश का ही परिवर्तित रूप है। जो अववट है, ये देखिए, अववट अपभ्रंश का ही परिवर्तित रूप है कि जो अववट भाषा है वो जो है अपभ्रंश का ही एक नमूना है, उसी से ही निकली हुई हमें दिखाई देती है, उसी का एक परिवर्तित बदला हुआ स्वरूप है। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी को अववट कहा है। ठीक है, हमसे प्रश्न पूछेगा कि जो अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हमारी हैं उनके बीच की कड़ी को अववट नाम किसने दिया? तो दे देगा कि डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी, भोलानाथ तिवारी, मतलब जो भी 4 नाम हमें दे दिए जाएंगे तो उनमें से हमें बताना होगा कि सुनीत कुमार चटर्जी ने इसका नाम जो है अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच का जो कड़ी है उसको अववट नाम दिया था सुनीत कुमार चटर्जी ने। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के बाद जो हमारी आधुनिक आर्य भाषाएं आती हैं उसके अंदर हम सबसे पहले बात करें तो जो देखिए आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ। ठीक है, महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछा जाता है कि जो आधुनिक आर्य भाषाओं का जो विकास है वो किससे माना गया है? पाली से, प्राकृत से, अपभ्रंश से या शौरसेनी से? तो हमें याद रखना होगा कि जो अपभ्रंश से इसका विकास माना गया है। हमारी आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास किससे होता है? तो अपभ्रंश से। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का सबसे पहले वर्गीकरण डॉक्टर AF हॉर्नले ने 1880 में
आधुनिक आर्य भाषाओं का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? तो हार्ले ने 1880 में किया है। डॉक्टर हार्ले ने आधुनिक भारतीय भाषाओं को 4 वर्गों में विभाजित किया है। ये भी महत्वपूर्ण है। जो हार्ले हैं उन्होंने आधुनिक भारतीय भाषाओं को 4 वर्गों के अंदर विभाजित किया है। सबसे पहला है पूर्वी गोडियन, पश्चिमी गोडियन, उत्तरी गोडियन और दक्षिणी गोडियन। ठीक है, तो ये चारों हमें याद रखने होंगे कि जो हार्ले हैं आधुनिक आर्य भाषाओं के जनक हैं, उन्होंने भारतीय आधुनिक आर्य भाषाओं को 4 वर्गों में विभाजित किया है। तो पूर्वी गोडियन, पश्चिमी गोडियन, उत्तरी गोडियन और दक्षिणी गोडियन। आगे हम बात करते हैं जो हमारी हिंदी की बोलियां हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर सबसे पहले हम बात करते हैं जो हिंदी की हमारी उपभाषाएं हैं, तो कौन कौन सी उपभाषाएं इसमें मानी गई हैं। 5 हमारी उपभाषाएं मानी गई हैं। सबसे पहली है पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और बिहारी हिंदी। बार बार इनसे जो है नेट में भी क्वेश्चन हमारे से पूछा जाता है। अब की बार भी जो हमारा हाल ही में जो एग्जाम हुआ है 2023 में, अभी हम दिसंबर में जो एग्जाम दिया है उसमें भी हमसे पूछा गया था कि जो पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां हैं, तो हमसे 3 ये देख के चौथा इनसे एक अलग दे दिया था और हमसे इनका भी मिलान करना दिया था। राजस्थानी हिंदी के अंदर जो है ये चारों जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी, इनके चारों के स्थानों के वर्णन हमें दिया कि जयपुरी के अंदर कौन सी बोली जाती है, मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है, मेवाती जैसे अलवर में बोली जाती है। ये ऐसे करके हमसे ये प्रश्न पूछे गए थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो पूर्वी हिंदी है। हमारी पूर्वी हिंदी में 3 है बोलियां। अवधी जो अवध की भाषा है, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पूर्वी के अंदर अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बात करते हैं हमारी राजस्थानी हिंदी, इसके अंदर जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। ठीक है, ये प्रमुख है, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। इसके बाद हमारे तीसरी नंबर पे आती है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में हम अगर बात करते हैं गढ़वाली, कुमाऊनी और हिमाचली। ठीक है, ये उत्तराखंड और इस साइड में जैसे हिमाचली, हिमाचल के अंदर कुमाऊनी, गढ़वाली, पहाड़ी जो भाषाएं हैं वहाँ की बोलियां हैं, जो है उत्तराखंड इस साइड के अंदर ये जो बोलियां हैं बोली जाती हैं। चौथे नंबर की है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के बारे में हम बात करते हैं खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी, ब्रज भाषा। ठीक है, खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी और ब्रज भाषा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बिहारी हिंदी। तो बिहारी के अंदर 3 आती हैं, भोजपुरी, मैथिली और मगही। ठीक है, भोजपुरी, मैथिली और मगही। पूर्वी हिंदी के अंदर अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी के अंदर जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। पहाड़ी हिंदी के अंदर गढ़वाली, कुमाऊनी और हिमाचली। पश्चिमी हिंदी के अंदर खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी, ब्रज भाषा। और जो बिहारी हिंदी है उसके अंदर भोजपुरी, मैथिली और मगही। ठीक है, तो इनको हम याद रखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे राजस्थानी है। राजस्थानी की जो बोलियां हैं मारवाड़ी। मारवाड़ी जो है राजस्थान में कहाँ बोली जाती है? तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर ये जो है मारवाड़ी बोली जाती है। जयपुरी या ढूंढाड़ी, जयपुरी या ढूंढाड़ी तो जो है कहाँ? पूर्वी राजस्थान के अंदर। ठीक है, मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान के अंदर और जो जयपुरी या ढूंढाड़ी है वो पूर्वी राजस्थान के अंदर। ठीक है, मेवाती उत्तरी राजस्थान के अंदर। ये हमसे नेट में प्रश्न पूछा गया था अब की बार, अभी जो दिसंबर में हमारा एग्जाम हुआ है 11 तारीख को, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो जो मेवाती है वो उत्तरी राजस्थान में और जो मालवी है वो दक्षिणी राजस्थान में। तो ये चारों को हम याद रखेंगे। मारवाड़ी कहाँ? पश्चिमी राजस्थान। जयपुरी या ढूंढाड़ी पूर्वी राजस्थान। मेवाती उत्तरी राजस्थान। मालवी दक्षिणी राजस्थान। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं जो पश्चिमी हिंदी के हैं। आकार बहुला, जिनको बोलते समय हमारा आकार मतलब एक तो जो वृत्ताकार मुंह ना होके आकार बहुला। ठीक है, तो उसमें कोरवी या खड़ी बोली, बांगरू या हरियाणवी। जो हमारे हरियाणवी है उसको बांगरू नाम से भी जाना जाता है, तो बांगरू या हरियाणवी ये क्या है? ओकार बहुला है। और जो ब्रज भाषा कन्नौजी और ये बुंदेली। ठीक है, ये कहाँ कहाँ बोली जाती हैं? तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की जो है इनके मुख्य क्षेत्र हैं। ठीक
ठीक है। ये राजस्थान के प्रमुख क्षेत्र जो हमने बात की थी, तो ये राजस्थान के हैं। मारवाड़ी, मेवाती, राजस्थानी में ये भाषाएं बोली जाती हैं, बोलियां बोली जाती हैं, ठीक है। इसके बाद जो बात करते हैं हम पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी का जो प्रमुख स्थान है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये इसके अंदर आती हैं पूर्वी हिंदी। इनका जो स्थान है वो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब बात करते हैं हम बिहारी। बिहारी कहाँ कहाँ बोले जाते? भोजपुरी और मगही, ठीक है, बिहार और उत्तर प्रदेश। पहाड़ी, जिसकी हमने बात की थी, पहाड़ी, कुमाऊनी और गढ़वाली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये महत्वपूर्ण हमारी जो बोलियां हैं उनका वर्णन इसमें किया गया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो हमारी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं और उनका जो नामकरण है, किन किन जो बोलियां हैं उनको किन किन जो विद्वानों ने नाम दिए हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहली है कोरवी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछी भी गई है कई बार हमारी जो एग्जाम है उनमें, ठीक है। कोरवी को जो है, कोरवी नाम किसने दिया? तो राहुल शंकरत्यान ने। राहुल शंकरत्यान ने इसका नाम कोरवी दिया। ब्रजबुली, ब्रजबुली का नाम ईश्वरचंद्र गुप्त ने। राजस्थानी जॉर्ज गिरियर्सन ने। बिहारी जॉर्ज गिरियर्सन ने। मैथिली का नाम किसने दिया? तो बात करते हैं कोलब्रुक ने, ठीक है। ये 5 हमारी जो प्रमुख बोलियां हैं उनके नामकरण इसमें किए गए हैं। पहली का है कोरवी। कोरवी का राहुल शंकरत्यान ने नाम दिया। ब्रजबुली नाम दिया ईश्वरचंद्र गुप्त ने। राजस्थानी नाम दिया जॉर्ज गिरियर्सन ने। बिहारी नाम दिया गिरियर्सन ने। और जो मैथिली है वो कोलब्रुक ने। तो ये हमने आज हमारी इस वीडियो में देखा कि प्राकृत, अपभ्रंश और इनका जो हमारी हिंदी की जो बोलियां हैं, वो भाषाएं हैं, उनका विकास किस क्रमानुसार होता है। आगे की जो हमारी वीडियो होंगी उसमें जो है हम देखेंगे कि जो हमारी लिपि है, देवनागरी लिपि का विकास कैसे होता है, किस प्रकार पहले चित्रात्मक जो लिपियां होती थी उनके बारे में, किस प्रकार से हमारी लिपि का जो देवनागरी लिपि है उसका विकास होता है 9वीं सदी में। उसके बाद हमारे जो राजभाषा, राष्ट्रभाषा और जो हमारे अनुच्छेद हैं उनमें क्या क्या दिया है, 343 से 351 तक हमारी किस प्रकार से उसका वर्णन किया गया है, उन चीजों को हम अगले हमारी वीडियो में देखेंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।